हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद कुमार राठौड़ और आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टेंस। इस टेंस से संबंधित टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उसी वीडियो की कड़ी में ये दूसरा सेकंड पार्ट है। अगर आपने मेरा वो टेंस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो कृपया पहले आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा और साथ ही इस वीडियो के अंत में भी स्क्रीन में भी मैं उस पार्ट फर्स्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के इस वीडियो में जो टेंस का अगला जो हमारा टेंस का पार्ट है उस टेंस के पार्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आपके अच्छे प्रकार से टेंस समझ में आ सके। इसके अंतर्गत इस वीडियो में हम हर एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे, हर एक बारीकी को हम यहाँ पर देखेंगे कि टेंस के अंतर्गत क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या उनकी पहचान होती है, उनमें कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, वो सब चीज हम यहाँ पर इस वीडियो में हर एक टाइप ऑफ टेंस के डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो प्लीज आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, यदि आप अगर इस मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम टेंस का सबसे फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इस टेंस की पहचान क्या है, हम किस प्रकार से इस टेंस के वाक्यों को हम पहचान सकेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके लिए सबसे पहले जो पहचान है हम उस पहचान को देखते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में ताहे, तीहे या तेहे आदि शब्द आते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें क्या याद रखनी है कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस दिया हुआ है तो हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में जो अक्षर होते हैं, अगर वो अक्षर ताहे, तीहे या तेहे शब्द है तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब जैसे ताहे, तीहे, तेहे कैसे ये शब्द हमारे सामने आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देख सकते हैं राम बाजार जाता है। अब इसके जो लास्ट में जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में जो दिया है वो है ता है, अर्थात ये जो सेंटेंस है राम बाजार जाता है, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्योंकि हमें यहाँ पर पहचान मिल चुकी है कि यदि लास्ट में जो सेंटेंस हिंदी का जो सेंटेंस है उसके लास्ट में यदि ताहे शब्द आ जाता है या तीहे तेहे आते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। जैसे बच्चे मैदान में खेलते हैं। अब इसमें भी कौन सा है लास्ट वर्ड, जो लास्ट में अक्षर दे रखा है वो कौन सा अक्षर दे रखा है, खेलते, ते है शब्द दिया है। इसका मतलब है ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे मैं एक गीत गाता हूँ। अब इसमें लास्ट में जो वर्ड दिया है वो क्या दिया हुआ है, ताहू, अर्थात ताहू शब्द है। इसका मतलब है ये कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब तक आपके ये क्लियर हो चुका होगा कि इसकी जो पहचान होती है उसमें ताहे, तीहे या तेहे शब्द आते हैं। जैसे तीहे का भी एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं, देखते हैं कि गीता
खाना पकाती है। अब इस सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आया है, हिंदी का जो वर्ड अक्षर आया है, वो शब्द है ती है। तो ता है, ती है या ते है अगर सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हो तो वो सेंटेंस हम कौन से टेंस का कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वाक्य माना जाएगा। तो अब तक आपके हिंदी के सेंटेंस की जो पहचान है वो क्लियर हो चुकी होगी कि ता ते ती है अगर हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब साथ ही हम ये भी देखते हैं कि तथा अंग्रेजी के वाक्यों में, अब अंग्रेजी के जो सेंटेंस आते हैं, मान लो सेंटेंस दिया हुआ है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए हम उसकी भी पहचान यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेजी के सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यदि वाक्य में डेली शब्द हो, एवरीडे हो, एवरी मंथ हो, यूजुअली हो, सेल्डम हो, रेयरली हो, और अगर ऐसे शब्द सेंटेंस में दिए हुए हैं तो वो सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो सकता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम goes to स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस में जो लास्ट में वर्ड दिया हुआ है डेली, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसके अलावा शी सेल्डम comes to my home। अब इस सेंटेंस में कौन सा शब्द दिया हुआ है जो हमें यह बताता है कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? वो है सेल्डम शब्द। सेल्डम शब्द आया है, इससे हम यह कह सकते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर इन शब्दों के अलावा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये शब्द सेंटेंस में आए ही सही, 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये शब्द आते हैं, लेकिन अगर ये शब्द नहीं भी आते हैं तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उस वाक्य के, उस सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कैसे, वो आइए अब हम देखते हैं इसके रूल्स की। इस सेंटेंस के इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके जो वाक्य होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, या इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जब हम यहाँ पर अब नेक्स्ट देखेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि टेंस की पहचान हम वर्ब के या हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम इसके रूल्स। अब रूल्स में सबसे पहला रूल्स जो होता है वो हमें ये ध्यान रखना है कि इस टेंस के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कौन से फॉर्म का यूज करेंगे हम इस टेंस में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा रूल्स जो इसका है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगल हो, एक हो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई सकारात्मक बात कही जाती है, अर्थात जिसमें किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक या नकारात्मक बात जिस सेंटेंस में कही जाती है उन सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस उसमें ऐड कर देंगे, उसमें हम लगा देंगे। इसके बाद तीसरा जो रूल्स है, तीसरे रूल्स के अंतर्गत यह कहा गया है कि यदि वाक्य नेगेटिव या
इंटेरोगेटिव का सेंटेंस है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है। तो क्या चीज ध्यान रखनी है हमें इस टेंस के अंतर्गत कि केवल अफर्मेटिव वाक्य में ही सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है। लेकिन नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो। नियम जो आपका रोल नंबर 4 आता है, रोल नंबर 4 में कहा है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तब हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। तब हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन का सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, डज। डज का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए एक्सिलरीज वर्ब में मैंने आपको ये सब बताया था कि हेल्पिंग वर्ब टेंस में कौन कौन सी होती है, कितनी होती है, उनके सबके नाम बताए थे। तब आपको ये एक डज या डू का प्रयोग भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस में डू और डज लगाई जाती है। तो डज का यूज किसके साथ करना है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। तथा अगर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, बहुवचन सब्जेक्ट हो, एक से ज्यादा अगर करता हो, तब हमें उनके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का यूज करना है, अर्थात डू लगाना है। अब ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, वो कैसे होता है, अब हम इसके रूल्स के बाद जब स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे, इनका फॉर्मूला देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस रूप में बनते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तब आपको उसमें और अधिक क्लियर हो जाएगा कि डू कब लगाना है, डज कहाँ लगाना है और कैसे सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, सेंटेंस कैसे हम बिल्ड करेंगे। तो अब देखते हैं हम इस रूल्स के बाद स्ट्रक्चर से जो होता है, इस टेंस के सेंटेंस जो बनते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए अब हम चलते हैं फॉर्मूला की ओर। तो इस टेंस का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार से रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यदि आपका सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, सकारात्मक सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर हम किस प्रकार से रखेंगे, सेंटेंस को हम कैसे बिल्ड करेंगे कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि सर्वप्रथम हमें सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें यहाँ पर ये ध्यान रखने लायक बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होगा या नहीं होगा। तो एस या ईएस हम कब ऐड करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो, जब सब्जेक्ट एक वचन हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है, बहुवचन का है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। जो बेस फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे तो उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी सेंटेंस में और भी शेष शब्द बचते हैं हम बाकी उनकी वहां पर इंग्लिश लिख देंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू और डज आती है। तो डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, तो आपको पता होगा, आप समझ गए होंगे कि डू हम कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं। वेरी गुड। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, जब कर्ता, जो वाक्य का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो सिंगुलर होगा तब हम डज का यूज करेंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब हम डू का यूज करेंगे। जब डू या डज हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे तो उसके जस्ट बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें नॉट का यूज करना है, नॉट
लिखना है। जब नॉट लिख लिया जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि यहाँ ऊपर भी था अफर्मेटिव सेंटेंस में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अफर्मेटिव में एस या ईएस लगा हुआ है सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से, तो नेगेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर भी है तब भी हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाना है। एस या ईएस अगर यहाँ लगा हुआ है तो उसे यहाँ पर हटा देना है और यहाँ पर वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो उसका बेस रूप है, मूल रूप है, उसी को हमें लिखना है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शेष अन्य शब्द दिए हुए हो उनकी अंग्रेजी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद नंबर आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ना कि WH वर्ड से। यहाँ पर ये बात विशेष करके ध्यान रखना कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और एक और वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। किंतु अभी हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाले देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और जिनकी हिंदी में सबसे पहले क्या शब्द आता है। तो सबसे पहले हम डू या डज का यूज करेंगे। वही डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, वो भी बेस फॉर्म बिना एस या ईएस वाली। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाए तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी अन्य अदर्स जो शब्द है, शेष शब्द, उनको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, लिख देंगे। इसके बाद एक और आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव शब्द। जो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें कुछ भी नहीं है, डू डज सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज। यहाँ पर यह विशेष करके ध्यान रखें कि ये जो नॉट शब्द है, इस नॉट शब्द का हमेशा स्थान तीसरा स्थान होता है, थर्ड नंबर पर इसका यूज किया जाता है। जैसे ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी इसका यूज थर्ड नंबर पर हुआ था। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और नंबर 3 नॉट का यूज। तो यहाँ पर भी नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 सब्जेक्ट और नंबर 3 नॉट का यूज। तो नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही बेस फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। और हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव अवश्य आता है। इंट्रोगेटिव का निशान जो होता है क्वेश्चन मार्क, उसको हमें लगाना होता है। तो आइए देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस जो एग्जाम्पल में आपके दिया है, राम कमरे में एक पत्र लिखता है। राम कमरे में एक पत्र लिखता है। तो सर्वप्रथम हम इस सेंटेंस में से वो चीज ढूंढेंगे जो हमारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में, जैसे कि स्ट्रक्चर अभी इससे पहले हमने पढ़ा है, उसमें आपने देखा होगा अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक बात, जिसमें ना तो नॉट शब्द का यूज हो और ना ही कोई इंट्रोगेटिव मार्क का हो। जैसे ये सेंटेंस है, ये एक सकारात्मक वाक्य जिसमें कोई सकारात्मक या हकारात्मक बात कही गई है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है, तो उसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है जो काम कर रहा है, काम कौन सा हो रहा है, लिखने का काम। तो लिख कौन रहा है, राम लिख रहा है। तो राम क्या हुआ आपके, ये राम सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट के बाद जैसा कि अपने है फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब इसमें वर्ब कौन सी है, क्रिया कौन सी हो रही है, लिखने का काम हो रहा है, लिखने का काम किया जा रहा है, तो ये वर्ब है। फिर वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट का नंबर, यानी लिख रहा है या लिखता है, तो क्या लिखता है,
तो वो आपके ऑब्जेक्ट हुआ, यानी एक पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद जो सेंटेंस, जो शब्द इसमें बचे हैं उन्हें हम अदर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो अब हमारे पास राम सब्जेक्ट है, लिखता वर्ब है, एक पत्र ऑब्जेक्ट है और कमरे में अदर्स हो गया है। अब इसका सेंटेंस अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिखा राम, यहाँ पर हमने सबसे पहले राम की स्पेलिंग इंग्लिश में लिखी। अब उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिखता है की फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, WRITE, राइट। तो यहाँ पर हमने राइट, WRITE, राइट लिखा। अब राइट तो लिखा, लेकिन जैसे कि अपना रूल्स होता है, नियम होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अगर हम देखें, हम सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो राम एक वचन है, एक है, सिंगल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे, एस या ES ऐड कर देंगे। तो WRITE और इसमें हमने लगाया एस शब्द, तो ये हो गया राइट्स, राम राइट्स। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट है एक पत्र, तो एक पत्र की इंग्लिश हमने क्या लिखी, ए लेटर, यहाँ पर ए लेटर लिख दिया। इसके बाद हमारा फॉर्मूला में है कि प्लस ऑब्जेक्ट के बाद अदर्स आता है, अदर्स यानी कमरे में, तो कमरे में की इंग्लिश इन द रूम। तो इस प्रकार से अपना सेंटेंस जो है राम राइट्स ए लेटर इन द रूम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो आता है, अफर्मेटिव का ही नेगेटिव, जैसा हम यहाँ बना करके देखते हैं कि राम कमरे में एक पत्र लिखता है। अब इसका नेगेटिव हमने बनाया, तो राम कमरे में एक पत्र नहीं लिखता है, नॉट शब्द का, नहीं शब्द का यूज हुआ है, यानी कि ये शब्द, ये सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसकी इंग्लिश बनाना बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। अब इस स्ट्रक्चर, इस फॉर्मूला पर हमने जिस सेंटेंस को बनाया, तो सर्वप्रथम क्या लिखा, राम, ये सब्जेक्ट हुआ। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज, तो राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई डज, डज के बाद में नॉट, नॉट के बाद फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर वाले सेंटेंस में राइट्स, WRITES, एस लगाया था सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण, किंतु यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आ चुकी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके बाद भी, इसके बावजूद भी हम राइट जो बेस फॉर्म होती है उसी फॉर्म को लिखेंगे विदाउट एस या ES वाली फॉर्म के, यानी कि राइट्स का केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, WRITE वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमने वापस क्या लिख दिया, अदर्स शब्द। तो यहाँ तक क्लियर आ गया होगा समझ में। अब तीसरा जो इसका है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्या राम कमरे में एक पत्र लिखता है, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या राम कमरे में एक पत्र लिखता है। अब इसका स्ट्रक्चर, इसका जो फॉर्मूला था, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो डू डज, तो राम के साथ सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई यहाँ पर, डू या डज में से डज का यूज किया। अब डज के बाद सब्जेक्ट राम हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ए लेटर ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में अदर्स लिखा इन द रूम। तो डज राम राइट ए लेटर इन द रूम और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या राम कमरे में एक पत्र लिखता है, और उसकी ये ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद एक और जो इस सेंटेंस की कैटेगरी आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ऐसा प्रश्न जिसमें मना भी किया जाए, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाए और साथ ही मना भी किया जाए, ऐसे सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे क्या राम कमरे में एक पत्र नहीं लिखता है, पूछा भी है और मना भी किया है। तो ऐसे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला था, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हमने वही डज लगाया,
डज हेल्पिंग वर्ब आई, डज के बाद सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वी फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हमने अदर्स यहाँ पर नोट किया लिखा। तो सेंटेंस बना डज राम नॉट, डज राम नॉट राइट ए लेटर इन द रूम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था कि दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। इनमें अंतर आप यहाँ पर सेंटेंस में अंतर भी देखना और साथ ही समझना। अगर स्टार्टिंग में शब्द क्या है, अगर क्या हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले अगर क्या लिखा रहा है तो वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है। और साथ ही साथ ऐसे समस्त क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं इनके आंसर यस या नो में हमेशा स्टार्ट होते हैं। इनके क्वेश्चन के आंसर किस में बनेंगे, यस या नो में। क्या राम कमरे में एक पत्र लिखता है, तो या तो हाँ या ना, या तो हम कहेंगे यस हाँ लिखता है, या फिर हम कहेंगे नहीं वो नहीं लिखता है। किंतु WH वर्ड से बनने वाले क्वेश्चन की ये खासियत होती है कि ये जो WH वर्ड वाले जो शब्द होते हैं इनकी हिंदी सेंटेंस के अंदर बीच में कहीं पर आती है। अब जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, जबकि इस सेंटेंस में क्या शब्द कहाँ लिखा हुआ था, स्टार्टिंग में शुरुआत में लिखा हुआ था, जबकि इसमें अंदर लिखा हुआ है। अगर सेंटेंस में अंदर वर्ड क्वेश्चन वर्ड अंदर लिखा हुआ है तो वो क्वेश्चन 101% WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। तो WH वर्ड यानी कि क्या क्या। अब इस क्या की इंग्लिश क्या होती है, सबसे पहले हमने लिखा व्हाट, ये व्हाट मतलब होता है क्या। अब ये व्हाट इस क्या का मतलब तो यहाँ पर फिनिश होगा। अब बचा राम कमरे में लिखता है। इस जो हिंदी का सेंटेंस है हमें इसका इंटेरोगेटिव रूप बनाना है, यानी कि अगर इंटेरोगेटिव बना दिया जैसे कि ये लिखा हुआ था क्या राम कमरे में एक पत्र लिखता है, डज राम राइट ए लेटर इन द रूम। अब ये वाला जो सेंटेंस है तो ऐसे इंटेरोगेटिव बनाना है, तो हमें यहाँ से इंटेरोगेटिव बना के ये डज को यहाँ पर उतार लिया, यानी WH वर्ड के तुरंत बाद डज के बाद फिर सब्जेक्ट, ये ऐसा का ऐसे सब्जेक्ट, फिर यहाँ से राइट यानी कि वो की वही वर्ब राइट, और कमरे में तो इन द रूम। अब ये जो शब्द है ए लेटर, ये ए लेटर तो हालांकि इसका आंसर है इसलिए ए लेटर शब्द इसमें दिया नहीं है तो वह ए लेटर हट जाएगा। उसके अलावा इन द रूम, ये डज राम राइट इन द रूम, ये यहाँ डज राम राइट इन द रूम, ऐसे सेम टू सेम वैसे ही WH वर्ड के पीछे इंट्रोगेटिव लाइन बन करके ऐड हो जाएगी। तो राम कमरे में क्या लिखता है, तो व्हाट डज राम राइट इन द रूम। इसी प्रकार से एक और हम देखते हैं, इसमें जो आपके राम एक पत्र कहाँ लिखता है। अब इसमें स्थान पूछा है तो स्थान के लिए आया है कहाँ। अब कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, वेयर वर्ड को स्टार्टिंग में लिखा है, वेयर। वेयर के बाद वही ये जो बाकी सेंटेंस बचा इसका इंटेरोगेटिव बना करके हमें लिखना है, यही डज, ये राम, ये राइट और ये ए लेटर। अब इसमें पूछा कहाँ, कहाँ मतलब स्थान इन द रूम, तो इन द रूम को यहाँ से इसमें से हटा दिया गया था इसलिए इन द रूम गायब है। तो वेयर डज राम राइट ए लेटर, राम एक पत्र कहाँ लिखता है। तो ये इसका इंटेरोगेटिव WH वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिल्ड हमने आसानी से कर दिया है। और उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। आइए अब एक और एग्जाम्पल, ये था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल। अब हम एक प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ एग्जाम्पल को और यहाँ पर करके देखते हैं। और खिलाड़ी, जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है,
खिलाड़ी शब्द। तो खिलाड़ी क्या सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है? तो खिलाड़ी हमें देखने पर पता चलता है कि एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक से ज्यादा खिलाड़ी है, अर्थात ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट लेते हैं खिलाड़ी। तो खिलाड़ी की इंग्लिश द प्लेयर्स। द प्लेयर्स के बाद अब खिलाड़ी, खिलाड़ी के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब कौन सी है? खेलना शब्द। और क्या खेलते हैं? वो आपके ऑब्जेक्ट व फुटबॉल। और कहा ये जो बाकी शब्द बचे ये अदर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो खिलाड़ी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे द प्लेयर्स। द प्लेयर्स के बाद जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने वर्ब लिखी। खेलना, खेलना की अंग्रेजी जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है जो कि एक बेस फॉर्म है। अब जैसा कि खिलाड़ी शब्द प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्ले में एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो द प्लेयर्स प्ले। इसके बाद ऑब्जेक्ट है फुटबॉल शब्द, तो हुआ आपके ऑब्जेक्ट फुटबॉल। और लास्ट में जो बचा आपके वो हुआ अदर्स इन द प्लेग्राउंड। तो सेंटेंस क्या बना? द प्लेयर्स प्ले फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। ये हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस हुआ। अब इसी के साथ जब अगला नेगेटिव सेंटेंस है वो हम आसानी से बना सकते हैं। खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं, इसमें नहीं शब्द ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स तो आपके हुआ सब्जेक्ट। अब प्लेयर्स के बाद नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये सिंगुलर नहीं है बल्कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई? डू का यूज किया। तो द प्लेयर्स डू नॉट प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो अगला क्या? खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो फॉर्मूला हमने देखा, याद किया, फॉर्मूला में याद है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो हमने लिख दी हेल्पिंग वर्ब डू। डू के बाद हमारे ये सब्जेक्ट हुआ द प्लेयर्स और इसके बाद प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो डू द प्लेयर्स प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते हैं? तो वही सबसे पहले डू हेल्पिंग वर्ब द प्लेयर्स और द प्लेयर्स के बाद में तीसरे नंबर पर तीसरे स्थान पर नॉट का यूज। डू द प्लेयर्स नॉट प्ले फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड क्वेश्चन मार्क। अब इनके बाद जो WH वर्ड के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले हमने वर्ड से बनाया। वर्ड से इसलिए बनाया क्योंकि एक बार और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि क्या शब्द जो है अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इनके आंसर हमेशा यस या नो में होते हैं। किंतु अगर ये क्या शब्द सेंटेंस के बीच में आता है तो ये आपके WH वर्ड यानी कि वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है। और सबसे पहले हम वर्ड लिखेंगे, वर्ड के बाद जो सेंटेंस बचा उस सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बना करके हम इसके वर्ड के पीछे लिख देंगे। तो वर्ड के बाद डू द प्लेयर्स, जैसे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डू द प्लेयर्स तो हमने वर्ड के बाद डू लिख दिया, द प्लेयर्स लिख दिया, प्ले लिख दिया। अब वर्ड मतलब क्या पूछा था तो आंसर इसका फुटबॉल था तो फुटबॉल हमने स्वाभाविक रूप से हटा दिया। प्ले इन द प्लेग्राउंड। तो वर्ड डू द प्लेयर्स प्ले इन द ग्राउंड, खिलाड़ी मैदान में क्या खेलते हैं, ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला जो है वो हमने कहाँ वर्ड जो लिया है ये कहाँ से इसको बनाया है जो कि मिडिल में आया है। और कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। तो वेयर से इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि बाकी का जो शेष शब्द बचे उनको इंटेरोगेटिव रूप में हम इसके पीछे लिख देंगे। तो वेयर डू द प्लेयर्स प्ले फुटबॉल। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा खिलाड़ी फुटबॉल कहाँ खेलते हैं। तो वेयर डू द प्लेयर्स प्ले फुटबॉल। तो
उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका कि एक और नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो अब तक अच्छे प्रकार से क्लियर हो चुका होगा। हर एक चीज इसकी बारीकी से हमने यहाँ पर देखी है और आप उम्मीद है कि इसको पूरा अच्छे प्रकार से समझ चुके होंगे। अब आइए इसके बाद जो टेंस का दूसरा टाइप होता है, जो प्रेजेंट टेंस के हम जो 4 वर्ग जो इसमें ऐड किए थे, उसमें आते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि दूसरा वर्ग जो हमने देखा था ये कंटिन्यूअस वाला होता है, एक्शन के अंतर्गत कंटिन्यूअस वाला वर्ग है। तो अगला जो टेंस हमारा हम जिस पर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर यहाँ पर डिस्कस करके देखते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं टेंस के दूसरे टाइप पर, जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहले स्पष्ट किया था कि कंटिन्यूअस वो होते हैं जिसमें काम निरंतर चलता रहता है, लगातार चल रहा होता है। तो इस टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस को ही रखा जाता है जिनमें काम निरंतर लगातार चल रहा होता है। तो पहचान इसकी, जैसा कि पहचान देखते हैं, अगर हिंदी का वाक्य, हिंदी का सेंटेंस आपके सामने आता है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं शब्दों के अंत में, वाक्य के अंत में आपको ये अक्षर, ये शब्द दिखाई देंगे। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें रहा है, रही है आधे शब्द पीछे हो, तो हमें ऐसे टेंस को, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो बनाने के रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उस नियम के अंतर्गत 2 इम्पोर्टेंट रूल्स पाए जाते हैं। हम उन 2 इम्पोर्टेंट रूल्स पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस से संबंधित कोई सा भी टेंस हो, जैसे कि 12 टेंस अपने 12 टाइप से हो पाए जाते हैं टेंस के, तो जहां पर भी कंटिन्यूअस टेंस आता है उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना है। यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है, उस फॉर्म को लेना है, उस फॉर्म में ing लगाना है। जैसे गो शब्द है तो आपको इसमें ing ऐड करते हुए क्या लिखना है, गोइंग वाला वर्ड, इसमें वर्ब का ये वाला गोइंग वाला रूप ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिस टेंस के नाम में कंटिन्यूअस शब्द आता है उन समस्त टेंस में आपको ये ing वाला रूप वर्ब का लिखना है। जैसे गो में ing, चाहे प्ले में ing ऐड करके लिखेंगे तो प्लेइंग वर्ड या वर्ब यहाँ पर यूज की जाएगी। तो नियम नंबर 1, रूल नंबर 1 जो है आपके, वो आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा कि हमें इस टेंस में कौन से वर्ब का कौन सा रूप लिखना है, ing वाला रूप लिखना है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस में आवश्यक होती है, जरूरी होती है। हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के बारे में बताती है, इसलिए भी आवश्यक है। तो इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अब हम क्या करेंगे, अगर आई करता है, आई अगर सब्जेक्ट आता है तो आई के साथ हम एम का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखना, विशेष करके याद रखना, एम हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिर्फ और सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, SN सिंगुलर नंबर है, एक वचन का करता है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाने वाले हैं, इज का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उस टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की थी, याद करें जरा। जी हाँ, डज का यूज हमने किया था सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम
इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में है यानी बहुवचन करता है तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ कर्ता के साथ हम इस टेंस में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हैं। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू लगाई थी। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आर शब्द का यूज हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो क्लियर है, ये दो रूल इंपॉर्टेंट रूल है इस टेंस के। तो अब आइए देखते हैं इसके फॉर्मूले पर भी एक नजर लगा डाल देते हैं, फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे इसके सेंटेंस बनने वाले हैं। तो सेंटेंस तो जो स्ट्रक्चर होता है टेंस में इंग्लिश बनाने का वो एक ही स्ट्रक्चर पाया जाता है और वो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस मेन फॉर्मूला पर ही सारे इंग्लिश के सेंटेंस बनाए जाते हैं, इसी के आधार पर सारे सेंटेंस बनते हैं। बस फर्क इतना है कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कहाँ पर वर्ब का कौन सा रूप लगने वाला है, इसमें अलग अलग टेंस में डिफरेंट आ जाता है। तो अब इसमें देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यदि है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आया था। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर में से एक यूज करना है, यानी कैसे करना है वो मैंने अभी नियम नंबर 2 रूल्स नंबर 2 में अभी हमने डिस्कस कर ही लिया कि एम किसके साथ लगाएंगे, एच किसके साथ और आर किसके साथ। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है। इसके बाद वही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी शेष शब्द बचते हैं उनको अदर्स को लिख देते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है वो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ये नॉट, जो कि मैंने बताया था अभी आपको कि नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर, थर्ड पोजीशन पर आता है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नंबर तीसरे पे नॉट का यूज होगा नेगेटिव सेंटेंस में। इसके बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स। फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज एम आर सबसे पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर्स और क्वेश्चन मार्क, इसका फॉर्मूला रहने वाला है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट और नॉट के बाद वी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स, अदर्स के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और इस प्रकार से ये हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं। अब आइए इस टेंस के भी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट के और प्लूरल सब्जेक्ट के एग्जाम्पल यहाँ पर करके देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल को अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा हुआ, काम कौन कर रहा है, मैं शब्द, अर्थात मैं शब्द जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ने का काम कर रहा हूं। तो पढ़ना क्या हुआ, इस सेंटेंस की वर्ब, और क्या पढ़ रहा हूं, वो एक पत्र इस सेंटेंस का हुआ ऑब्जेक्ट। अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट जैसा कि मैं है तो मैं के लिए अंग्रेजी में हमने लिखा आई, आई यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हुआ। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होती है इस टेंस की, तो उसमें मैंने बताया था केवल एकमात्र एम हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ आई सब्जेक्ट के साथ आती है। तो ये एम हमने आई के साथ लगा दी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो आई एम। अब उसके बाद पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ। अब रीड जैसे कि इसमें कंटिन्यूअस टेंस है तो रीड में हमें ING लगाना पड़ेगा, तब हम यहाँ पर रीड में ING लगा करके लिखते हैं रीडिंग। अब रीडिंग लिखने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बचा एक पत्र, उसकी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ए लेटर
हमने लिख दिया। तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस क्या बना, आई एम रीडिंग ए लेटर। इसी प्रकार से मैं एक पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की वही हेल्पिंग वर्ब जैसा इसमें है ही सही, आई के बाद एम के बाद नॉट, ये आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब। और तीसरे स्थान पर, जैसा कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, नॉट शब्द का यूज हमेशा तीसरे प्लेस पर होता है, तो ये तीसरे प्लेस पर नॉट यहाँ पर यूज हुआ। तो आई एम नॉट वापस रीडिंग ए लेटर। इसके बाद क्या मैं एक पत्र पढ़ रहा हूं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा वाला, हाँ वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, जिसके आंसर यस या नो में होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने एम हेल्पिंग वर्ब को, जैसे कि अपने फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, एम लिखा, एम के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद रीड में आईएनजी लगाया, रीडिंग ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। फिर क्या मैं एक पत्र नहीं पढ़ रहा हूं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एम सबसे पहले, आई और नॉट वही तीसरे स्थान पर, रीडिंग ए लेटर क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना एम आई नॉट रीडिंग ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। अगला जो सेंटेंस है WH वर्ड वाला जो सेंटेंस, तो व्हाट्सअप इसको बना करके देखते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, मैं आपके लिए एक बार फिर बोल देता हूं कि यदि क्या शब्द सेंटेंस के फर्स्ट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब से उसका आंसर स्टार्ट होता है, यानी उसकी ट्रांसलेशन जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की जाती है। और यदि क्या सेंटेंस के मध्य में बीच में आता है तो इसके लिए हम व्हाट WH वर्ड का यूज करते हैं। WH वर्ड के बाद क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी पहले वाले टेंस में डिस्कस किया था कि जो शेष शब्द बच जाते हैं हम उनका इंटेरोगेटिव फॉर्म लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करा, व्हाट, तो तुम यानी कि यू, और यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज करते हैं इस टेंस में, यू, जैसे कि प्लूरल नाउन कहलाता है, तो यू के साथ आर लगाया जाता है। तो व्हाट, और ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी आर, और आर के बाद ये सब्जेक्ट लिखा हमने यू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें आईएनजी लगाया, डू जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उस फॉर्म में हमने आईएनजी लगा करके लिखा डूइंग। तो हमारा सेंटेंस बना व्हाट आर यू डूइंग। तो ये WH वर्ड का जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखा। अब सेकंड एग्जाम्पल जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं कि राधा एक गीत गा रही है। अब जैसा कि इसका सब्जेक्ट जो है आपके वो राधा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसमें जो वर्ब आई है वो है गाने की, यानी कि गा रही है। और क्या गा रही है, वो आपके एक गीत इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। अब इसका जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा राधा, ये राधा आपके सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में HMR इनमें से एक का यूज किया जाता है। जैसा कि आपने पहले देखा एम का यूज आई कर्ता के साथ होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने क्या लगाया, इज का यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद नंबर आता है वर्ब का। वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जिसके अंतर्गत हमें ऐड करना है क्या, ING। तो वर्ब की गाना को कहते हैं सिंग जो कि इसकी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। इस सिंग में हमने ING लगाया, तो ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाला रूप यहाँ पर चौथा रूप सामने आता है। अब बचा ऑब्जेक्ट मतलब ए सॉन्ग, यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस तैयार हुआ, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसका नेगेटिव, राधा एक गीत नहीं गा रही है, तो स्वाभाविक है राधा इज की जगह इज, और तीसरे स्थान पर नॉट, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या राधा एक गीत गा रही है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस
तो इसमें हमने सबसे पहले इज को आगे लिखा, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे आ जाती है। तो इज के बाद राधा सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बना हमारा इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। क्या राधा एक गीत नहीं गा रही है? ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बनाया, इज राधा और राधा के बाद नॉट, इज राधा नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड से रिलेटेड जो यहाँ पर शब्द है आपके, हमने एक अलग शब्द से हु से, WH वर्ड का जो हु वर्ड है उससे हमने एक सेंटेंस बनाया कि एक गीत कौन गा रहा है। हु का मतलब होता है कौन। तो अब यहाँ हमने पूछा है कि कौन एक गीत गा रहा है। तो ये शब्द आपके जो देखिए कि कौन शब्द जो WH वर्ड है वो सेंटेंस के मध्य में आया है, बीच में आया है। इसका मतलब सबसे पहले हमें यहाँ पर हु को लिखा, इस कौन की इंग्लिश हमने वो आगे स्टार्टिंग में लिखी। अब इसके बाद इज सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि हु शब्द जो होता है, कौन शब्द होता है, वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, यानी कि कर्ता के लिए आता है कि काम कौन कर रहा है उसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने हु लिखा, यानी कि ये सब्जेक्ट का स्थान है, इसके बारे में हम पूछ रहे हैं। तो उसके बाद सेंटेंस आपका जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये राधा, तो राधा की जगह हम ये मान सकते हैं कि हु आया। उसके बाद इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सिंगिंग ए सॉन्ग हमने वैसे का वैसा ही उतार दिया और पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, एक गीत कौन गा रहा है? हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग। हाँ, तो अब तीसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस वाक्य में, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट हमें मिला बच्चे। अब बच्चे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? अब जैसा कि हमें पता है कि ये बच्चे एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा अर्थात इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आपके इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट हुआ वो बच्चे है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है। और क्या कर रहे हैं? ये दौड़ने का काम कर रहे हैं, अर्थात इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो दौड़ना है। और कहाँ पर दौड़ रहे हैं? ये इसका आदर्श, जिसे हम कह सकते हैं, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट बच्चे है, दौड़ना वर्ब हुई, और ग्राउंड में यानी मैदान में जो है वो आदर्श, आपके अन्य जो आदर्श शब्द है वो यूज किए गए हैं। अब इसके हम अंग्रेजी बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जैसा कि प्लूरल नाउन है, बहुवचन है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमने लगाई? आर का यूज किया है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम और आर। एम का यूज आई कर्ता के साथ किया जाता है, इज का यूज सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ किया जाता है, और आर का यूज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो द चिल्ड्रन आर, अब यहाँ पर रनिंग, रन जैसा कि दौड़ना को कहा जाता है RUN, रन। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में। जब हमने इसमें ING शब्द लगाया तो ये हमारा शब्द रनिंग बन गया। अब रनिंग के बाद जो बचा मैदान में, तो मैदान में की इंग्लिश हमने अदर्स की लिख दी, इन द ग्राउंड। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? द चिल्ड्रन आर रनिंग इन द ग्राउंड। अब नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे, मतलब द चिल्ड्रन आर नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। द चिल्ड्रन हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब, नॉट इसमें तीसरे स्थान पर आया, रनिंग इन द ग्राउंड। क्या बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं? तो हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले लिखा आर द चिल्ड्रन, फिर रनिंग इन द ग्राउंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं? तो आर द चिल्ड्रन नॉट रनिंग इन द ग्राउंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ।
अब यहाँ पर एक WH वर्ड से भी हमने क्वेश्चन बना करके देखा, वाई से हमने बनाया है, वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। अब यहाँ पर सेंटेंस में हिंदी में आप देख सकते हो क्यों शब्द कहाँ पर आया है, सेंटेंस के मध्य में आया है। अब मध्य में आने का मतलब है आपको WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना है। तो बच्चे मैदान में क्यों दौड़ रहे हैं। अब जब इसकी इंग्लिश बनाने की बारी आई तो हमने सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई होती है, जिसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा। अब जो शेष शब्द हमारे बचे, उन शब्दों का हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव रूप किया। इंटेरोगेटिव मतलब ये वाला रूप हमने किया। तो आर लिखा, द चिल्ड्रन, ये द चिल्ड्रन लिखा, रनिंग लिखा, इन द ग्राउंड लिखा। तो वाई आर द चिल्ड्रन रनिंग इन द ग्राउंड हमारा इंटेरोगेटिव WH वर्ड का इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। तो अब आते हैं हम तीसरे टेंस पर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसकी पहचान, हम इससे कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो इसमें क्या होता है, हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर हिंदी का कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उस सेंटेंस के लास्ट में, आखिरी में हमें अगर चुका है, चुकी है या चुके हैं शब्द नजर आते हैं तो वह सेंटेंस आपके किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अर्थात इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं, ऐसे वाक्यों को रखा जाता है जिनमें कोई काम जो होता है वो पूर्ण हो चुका होता है, समाप्त हो चुका होता है। तो चुका है, चुकी है या चुके हैं शब्द हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है कि काम जो है उस सेंटेंस में वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। अगर काम कंप्लीट हो चुका है यानी समाप्त हो चुका है तो ऐसा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही निश्चित रूप से होगा। साथ ही साथ अंग्रेजी की सेंटेंस में अगर यदि जस्ट या येट शब्द का यूज किया गया हो तो हम आसानी से इसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इस टेंस के रूल्स में की बात अगर हम करें तो रूल्स, इसके भी दो इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। रूल नंबर फर्स्ट तो ये है, रूल नंबर फर्स्ट कि वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म इस टेंस में लगानी है। तो याद रखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगाई जाती है। साथ ही साथ ये जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जिसमें काम समाप्त हो चुका होता है, उन सभी टेंस के अंतर्गत वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो कौन से फॉर्म यूज करेंगे हम इस टेंस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा जो रूल्स आता है वर्ब के रूप में हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। अब हैज किसके साथ लगाएंगे, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो हैज लगाएंगे और यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज करेंगे। इसके बाद जो फॉर्मूला आता है, स्ट्रक्चर जो हमारा सेंटेंस बनाने का होता है, इंग्लिश का जो सेंटेंस बनता है उसका फॉर्मूला था अफर्मेटिव का सेंटेंस सब्जेक्ट सबसे पहले जैसा कि हर टेंस में होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसमें इजेमाल लगाई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगाई और यहाँ पर हमने हैज हैव का यूज किया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, नेगेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में हैज हैव, फिर हैज हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट वाला इंटरोगेटिव नेगेटिव से का जो है फॉर्मूला वो हैज हैव, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स और क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इस टेंस को समझते हैं कि मोहन खाना खा चुका है। तो सबसे पहले जैसा कि इस टेंस की पहचान है कि काम का समाप्त होना और लास्ट में शब्द क्या आया है, चुका है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, यानी मोहन ने खाना खाने का काम फिनिश कर लिया है।
तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो मोहन हुआ और जो खाने का काम था वो वर्ब हुई और जो भोजन है वो भोजन आपके ऑब्जेक्ट हुआ। अब जब हम इसके इंग्लिश बताते हैं तो सबसे पहले मोहन के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब रखी। अब हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में आती है दो, हैज या हैव। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, तो इसके साथ हमने हैज लगाया। तो यह हमारे मोहन तो हुआ सब्जेक्ट और हैज हमारे एचवी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यूज की। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि फॉर्मूला देखा हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो खाना, खा चुका, खाने का जो काम है तो फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एटी, एट, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN, ईटन। तो ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म का हमने यहाँ पर यूज किया ईटन। तो मोहन हैज ईटन, और क्या खाया, फूड, यानी यह भोजन जो खाना है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिख दिया। तो मोहन हैज ईटन फूड, मोहन खाना खा चुका है। अब इसका नेगेटिव मोहन खाना नहीं खा चुका है, तो सिंपल है मोहन के बाद हैज के बाद में नेगेटिव है, इसलिए हमने नॉट का यूज किया। नॉट के बाद ईटन फूड, मोहन हैज नॉट ईटन फूड। क्या मोहन खाना खा चुका है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लाना है। जैसे कि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हमें आगे रखनी है। तो हैज के बाद मोहन ईटन फूड, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वाले फॉर्मूले से इसको बनाया लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या मोहन खाना नहीं खा चुका है, वही इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या स्टार्टिंग में है, तो सबसे पहले हमने हैज लिखा, हैज मोहन, फिर नॉट के बाद ईटन फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला जो है व्हाट वाला, व्हाट WH वर्ड है, इससे हमने बनाया। अब WH वर्ड से आपको याद आ गया होगा कि ये शब्द जो क्या है ये सेंटेंस के मध्य में है, इसका मतलब WH वर्ड से ये सेंटेंस स्टार्ट होएगा। तो क्या मतलब ये WH वर्ड, वर्ड हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा। वर्ड लिखने के बाद जैसे कि आपको बताया है कि क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे कि इंटरोगेटिव फॉर्म होती है उस फॉर्म में। तो वर्ड के बाद हैज मोहन और ईटन और क्वेश्चन मार्क। तो वर्ड हैज मोहन ईटन, ये आपके मोहन क्या खा चुका है, इसकी इंग्लिश बन जाएगी। तो आइए इस सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सेंटेंस है हमारा, खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं। अब इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट खिलाड़ी है और क्या कर चुके हैं, जीतने का काम, ये इस सेंटेंस की वर्ब हुई। और क्या जीत चुके हैं, मैच, ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं, इंग्लिश बना करके देखते हैं। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा द प्लेयर्स। जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर, तो प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, खिलाड़ी एक खिलाड़ी से ज्यादा खिलाड़ी की बात की गई है, इसका मतलब ये खिलाड़ी प्लेयर्स जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव का यहाँ पर यूज किया है। अब हैव लगाने के बाद जीतना, जीतना की जो वर्ब होती है इंग्लिश होती है, तो जीतने को कहा जाता है विन। अब विन की ये तो हुई बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, तो विन की सेकंड फॉर्म होती है वॉन और विन की थर्ड फॉर्म भी होती है वॉन। तो हमने यहाँ पर वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई
विन की थर्ड फॉर्म लिखी हमने वॉन। वॉन के बाद जो ऑब्जेक्ट था मैच, वो हमने यहाँ पर द मैच लिखा। तो सेंटेंस हमारा क्या बना, द प्लेयर्स हैव वॉन द मैच। अब नेगेटिव भी देख लेते हैं, खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके हैं। सिंपल सा है, द प्लेयर्स हैव नॉट वॉन द मैच, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हैव और हैव के बाद नॉट। नॉट कौन से स्थान पर, यस तीसरे स्थान पर। द प्लेयर्स हैव नॉट वॉन द मैच। क्या खिलाड़ी मैच जीत चुके हैं, तो वही क्या सबसे पहले जैसा कि हिंदी में क्या शब्द स्टार्टिंग में आया, तो हमें किस से बनाना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से इस सेंटेंस को स्टार्ट करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट में लिखी हैव, द प्लेयर्स वॉन द मैच और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। क्या खिलाड़ी मैच नहीं जीत चुके, तो हैव द प्लेयर्स नॉट वॉन द मैच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। खिलाड़ी क्या जीत चुके हैं। अब ये WH वर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्योंकि आप अब तक समझ चुके होंगे कि अगर बीच में WH या कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर क्या शब्द बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हमने सबसे पहले लिखी व्हाट। अब व्हाट लिखने के बाद खिलाड़ी जीत चुके हैं, इसका इंटेरोगेटिव रूप बना लेंगे। तो इंटेरोगेटिव रूप ऐसा कैसे, तो व्हाट के बाद हैव द प्लेयर्स और वॉन। अब क्या जीत चुके हैं, तो मैच इसका आंसर है, तो मैच शब्द तो वैसे ही स्वाभाविक रूप से हट जाएगा। तो व्हाट हैव द प्लेयर्स वॉन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब चलते हैं प्रेजेंट टेंस के चौथे टाइप पर, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंतर्गत जैसा कि इसकी पहचान है, सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने पहचान यही देखी थी कि उसके भी हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आदि शब्द उसमें भी आते थे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं उसमें भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। बट इसमें क्या होता है कि वाक्य में समय सूचक शब्द भी दिया होता है, अर्थात इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि वाक्य में एक समय से संबंधित शब्द दिया जाता है, जो हमें ये बताता है कि ये जो काम इस वाक्य में सेंटेंस में जो काम हो रहा है, वो काम कितनी देर से हो रहा है या कब ये प्रारंभ हुआ था। तो उसका एक टाइम यहाँ पर सेंटेंस में दिया जाएगा। यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इस टेंस में दोनों में यही एक डिफरेंस होता है। अंग्रेजी के वाक्यों में अगर हम अंग्रेजी के सेंटेंस से देखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंस देखेंगे, तो इस टेंस के सेंटेंस जब भी आएंगे तो उसमें आपको सिंस या फॉर के साथ में टाइम अवश्य नजर आएगा। अगर सिंस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ हो तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब रूल्स की बात करते हैं, तो रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, जो कि हर टेंस में डिफरेंट होती है और हमें भी सिर्फ वही याद करनी है, वही याद रखनी है। तो इसमें वर्ब कौन सी आती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगाना है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था कि जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस नाम हो, उन सभी टेंस के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाई जाएगी। तो क्लियर यहाँ तक कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। अब दूसरी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से आएगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसा कि परफेक्ट नाम दिया हुआ है और परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज किया था, ठीक इसमें भी हमें हैज या हैव का यूज करना है, किंतु साथ में हमें क्या लगा देना है, बीन का यहाँ पर प्रयोग कर देना है। तो हैज हैव प्लस बीन हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगानी है। तीसरा इसमें एक और रूल है, एक नियम है कि इस सेंटेंस में हिंदी का सेंटेंस हो तो उसमें एक समय सूचक शब्द
टाइम से संबंधित शब्द दिया जाएगा, तब हमें क्या करना है कि उस समय सूचक शब्द के साथ, उसके साथ से मतलब उससे पहले सिंस या फॉर का हमें यूज करना है। अब सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है, वो अभी हम इसी में आगे क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव के बाद में बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, और अदर्स के बाद में सिंस या फॉर, और सिंस फॉर के बाद में हमें टाइम लगाना है। जो भी समय सूचक शब्द सेंटेंस में दिया हो उसका यूज हमें लास्ट में करना है। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब जो है वो दूसरे नंबर पर आएगी, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर नॉट शब्द का यूज किया जाना है। अधिकतर क्या होता है, बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, हैज बीन और बीन के बाद में वो नॉट लगा देते हैं, जबकि मैं ना अभी शुरू से बता रहा हूँ कि नॉट का यूज हमेशा तीसरे स्थान पर, तीसरे प्लेस पर होता है। तो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये यहाँ पर तीसरे स्थान पर नॉट लगाना है, और नॉट के बाद फिर हमें बीन लगाना है। बीन के बाद वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, सिंस फॉर, और सिंस फॉर के बाद में टाइम लगाना है। इंट्रोगेटिव में हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर हमें बीन लगाना है, बीन के बाद वी फर्स्ट आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, और अदर्स के बाद सिंस फॉर के बाद टाइम, और टाइम के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज के बाद सब्जेक्ट, और फिर तीसरे स्थान पर नॉट, विशेष करके फिर ध्यान दीजिए, हैज के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट, और नॉट के बाद में हमें फिर बीन का यूज करना है, फिर वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर्स, सिंस फॉर, और टाइम के बाद में इंट्रोगेटिव मार्क। तो ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर हुआ। अब आइए हम इसके सिंस और फॉर का यूज कहाँ किया जाता है वो भी क्लियर कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो सिंस और फॉर का यूज कौन से टाइम के साथ किया जाता है, आइए अब हम वो देखते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किया जाता है। अब पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब होता है ऐसा समय बिंदु जिस समय पर कोई काम स्टार्ट हुआ है और वो काम जो चलते चलते अभी एट प्रेजेंट सेंटेंस बोला जाता है या लिखा जाता है, उस वक्त तक वो काम कितना हो चुका है, अर्थात कितने समय से वो काम हो रहा है, ये जब हमें अज्ञात होता है, जब हमें पता नहीं होता, सिर्फ हमें पता होता है तो क्या कि इस पॉइंट पर ये काम शुरू हुआ था, तो उस ऐसे समय के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। अब ऐसा समय कौन कौन सा आता है, जैसे घड़ी का समय। अब घड़ी के समय में हम कह सकते हैं 7 AM 7 PM या ओ क्लॉक वाला समय जो होता है। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के रूप में मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं कितने बजे से पत्र लिख रहा हूँ, 2 बजे से, और अभी जब मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मुझे पत्र लिखते हुए कितना समय हुआ ये हम यहाँ पर क्लियर नहीं कर सकते हैं कि मुझे लिखते लिखते कितना टाइम हुआ है। केवल इतना पता है कि मैंने 2 बजे कार्य प्रारंभ किया था, पत्र लिखने का काम शुरू किया था, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। ऐसे ही जैसे दिनों के नाम, दिन में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आदि जो दिन होते हैं, सप्ताह के जो दिन होते हैं 7 दिन। जैसे एग्जांपल मैंने सोमवार से मैं सोमवार से एक पत्र लिख रहा हूँ। अब सोमवार से लिख रहा हूँ तो अभी एट प्रेजेंट कौन सा वार है, कौन सा डे है, ये हमें पता नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मैं पत्र लिखते लिखते मुझे पत्र लिखते लिखते कितना समय हुआ। ऐसे ही महीनों के नाम देख लीजिए, जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी महीने हैं उनका अगर नाम आ जाता है सेंटेंस में तो हमें उनके साथ सिंस का यूज करना है। इसी प्रकार से सन हो 2021, 2020, 1990, 1995, 2001 आदि ऐसे सन जब आते हैं तो इन सन के साथ भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। इसके अलावा ऋतुओं के नाम, जैसा कि अपने ऋतुएं होती है 6 ऋतुएं, विंटर, ऑटमन,
और समर आदि जो भी एटसेट्रा होती है, वो उन सभी ऋतुओं के नाम से पहले भी हमें सिंस का यूज करना है। इसके अलावा जो डे टाइम होता है, मॉर्निंग, इवनिंग, आपके आफ्टरनून, जितने भी डे के टाइम होते हैं अलग अलग होते हैं, इन सभी टाइम के साथ भी हमें सिंस का यूज करना होता है। इसके अलावा त्योहार अगर कभी आ जाते हैं, जैसे दिवाली से, क्रिसमस डे से, तो ऐसे त्योहारों के नाम से पहले भी हमें सिंस का यूज करना होता है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो चुका होगा कि सिंस का यूज हम ऐसे समय के साथ करते हैं जो समय पॉइंट ऑफ टाइम हो, अर्थात एक समय बिंदु बताया गया हो जहां से कार्य स्टार्ट हुआ है, लेकिन होते होते कितना टाइम उसको हुआ ये क्लियर नहीं हो, तब ऐसे वक्त पर ऐसे शब्दों के साथ हमें सिंस का यूज करना होता है। अब एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी इनको देखेंगे कि सिंस का यूज कैसे हुआ या फॉर का यूज कैसे हुआ। अभी फिलहाल फॉर का यूज देखते हैं। फॉर का प्रयोग क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, और ये था पॉइंट ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है समय अवधि, यानी कि ऐसा समय जो हमें अवधि बताता हो, जिससे हमें पता चलता हो कि काम को होते होते कितना समय हुआ है, कितनी देर से यह काम हो रहा है, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम यदि वाक्य में है तो उसके साथ हमें फॉर का यूज करना है। अब पॉइंट ऑफ टाइम कैसे, किसको कह सकते हैं? जैसे सेकंड की संख्या, मान लो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं 30 सेकंड से बोल रहा हूं, यानी मुझे बोलते बोलते कितना टाइम हुआ? 30 सेकंड का टाइम हो चुका है। मिनट्स की संख्या, जैसे मैं 25 मिनट से या 20 मिनट से मैं एक कहानी लिख रहा हूं, तो मुझे कहानी लिखते लिखते कितना समय हुआ? 20 मिनट का या 20 मिनट्स का समय हुआ। ऐसे ही आवर्स की संख्या यदि हो, यानी घंटे, मैं 5 घंटे से या मैं 8 घंटे से या वह 2 घंटे से, तो ऐसा टाइम जब आता है तो उसके साथ फॉर लगाते हैं। ऐसे डेज, मंथ्स या ईयर्स की भी संख्या हो, 10 दिनों से, 10 महीनों से या 10 वर्षों से, तो ऐसे जो टाइम आता है, ऐसी जो अवधि बताई जाती है, उसके साथ हमें फॉर का यूज करना होता है, फॉर का यूज किया जाता है। तो अब तक यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि अगर समय बताया गया है, अवधि बताई गई है कि काम को होते होते कितना टाइम हुआ है, तो हम फॉर लगाएंगे। और अगर काम के शुरू होने का टाइम बताया गया है लेकिन ये नहीं बताया गया कि काम को होते हुए कितना टाइम हुआ है, तो हम वहां पर सिंस का यूज करेंगे। तो आइए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और साथ ही साथ इस टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के भी एग्जाम्पल यहाँ देख करके इसको क्लियर समझते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, राम सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले तो हम ये ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, यानी कि पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, वो है राम, यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट राम है। राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, ये इसकी वर्ब है। और क्या पढ़ रहा है? एक पुस्तक, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में एक शब्द दिया हुआ है सुबह से, यानी कि समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब जब टाइम दिया हुआ है तो हमें स्वाभाविक है ये जो से शब्द आया है, इस से के लिए सिंस या फॉर का यूज करना है। तो सिंस या फॉर का यूज, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है, तो यहाँ टाइम दिया है सुबह का। सुबह क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। अर्थात इस सेंटेंस को पढ़ करके आप ये बताइए, ये पता लगाइए कि राम एक पुस्तक जो पढ़ रहा है तो उसे पढ़ते पढ़ते कितना समय हुआ। तो जब हमें इसका पता नहीं चलता है कि कितना समय हुआ, हमें सिर्फ ये पता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, दोपहर हुई है या शाम हो चुकी है, ये इसमें क्लियर नहीं है। केवल ये पता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है। तो
तो इस टाइम को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इसके साथ हमें सिंस का यूज करना है। तो अब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बना करके देखते हैं। तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट लिखा, हैज बीन, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, राम हैज बीन। और रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने आईएनजी लगाया। तो राम हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग का यहाँ पर यूज हुआ। तो क्लियर, यहाँ तक आया समझ में कि राम हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अब इसका नेगेटिव, राम सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो राम हैज नॉट, ये नॉट शब्द का यूज वही तीसरे स्थान पर, राम हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर बीन, राम हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। फिर इंटरोगेटिव में क्या राम सुबह से एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, हैज राम बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना, क्या राम सुबह से एक पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, तो वही हैज राम नॉट। फिर तीसरे स्थान पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि राम सिंगुलर नंबर है इसके लिए हैज राम नॉट बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। WH वर्ड से अगर बनाते तो राम सुबह से क्या कर रहा है, ये शब्द आया। फिर आपने अब तक तो समझ ही चुके होंगे, गौर कर ही लिया होगा कि अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्न पूछने वाला शब्द आता है, तो वो केवल और केवल किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। तो व्हाट के बाद वही इंटरोगेटिव रूप, ये वाला हैज, फिर राम, फिर बीन, फिर रीडिंग। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, पढ़ने का जिक्र नहीं किया कि वर्ब कौन सी हुई, यहाँ पर करना पूछा गया कि राम क्या कर रहा है, तो करना की इंग्लिश क्या होती है, डू। तो डू के साथ अपने आईएनजी लगाया, डूइंग सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज राम बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। तो ये एक एग्जाम्पल था सिंगुलर सब्जेक्ट का जिसमें हमने हैज बीन का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल हम प्लूरल सब्जेक्ट का भी यहाँ पर करके देखते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर अभी हमने सिंस का यूज किया है, अब हम अगले एग्जाम्पल को फॉर के यूज के साथ करके देखते हैं। तो आइए इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वे 10 दिन से यहाँ रह रहे हैं। अब सबसे पहले इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है वे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि एक से ज्यादा है। रहना का जो काम किया जा रहा है या हो रहा है वो वर्ब हुआ, और यहाँ ये आपके अदर से और से शब्द से पहले दिया है टाइम 10 दिन का। तो से के लिए जैसा कि मैंने बताया था सिंस या फॉर का यूज करेंगे। इस शब्द को देख करके, टाइम को देख करके कि 10 दिन क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा दे, ये सब्जेक्ट हुआ। जैसा कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का यूज किया गया। तो दे हैव बीन लिविंग, रहना की अंग्रेजी होती है LIVE। तो लिव ना ING लगाया तो लिविंग, दे हैव बीन लिविंग। यहाँ की अंग्रेजी होती है हियर फॉर 10 डेज, क्योंकि 10 दिन एक ऐसी अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वे यहाँ पर रहते हुए उनको यहाँ पर कितना टाइम हो चुका है, यानी 10 दिन का उनको समय हो चुका है यहाँ रहते रहते। तो हमारे सामने एक ये श्योरिटी है कि उन्हें यहाँ रहने का टाइम हमें पता है, तो इसके लिए हमने फॉर का यूज किया है। तो सेंटेंस बना दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज। नेगेटिव में नहीं शब्द इसमें जुड़ जाएगा, और इंग्लिश जब बनाएंगे तो दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम उठा करके आगे रख लेंगे, तो हैव दे बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज और क्वेश्चन मार्क।
क्या वे 10 दिन से यहाँ नहीं रह रहे हैं? तो हैव दे नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज और क्वेश्चन मार्क। वही पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर नॉट। अगला जो WH का है हमने यहाँ पर हु से बनाया है। हु का मतलब होता है कौन। अब जैसा कि कौन शब्द सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो बीच में आया हुआ है। 10 दिन से यहाँ कौन रह रहा है, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर हु लगना है। तो सबसे पहले लिखा हु के बाद हमने ये वाला जो हु का मतलब होता है कि हमें सब्जेक्ट से हम अज्ञात है, अनजान है, हमारे सामने सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये हमको पता नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट मान करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो हु हैज इसलिए लगाया क्योंकि हमें सब्जेक्ट पता नहीं है और सब्जेक्ट हमने सिंगुलर माना और उसके अकॉर्डिंग हमने हैज का यूज किया। हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 डेज। ऐसे करके हमारा सेंटेंस कंप्लीट यहाँ पर हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या इसकी पहचान होती है, हिंदी के सेंटेंस क्या होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस की हमारे सामने क्या पहचान होती है। साथ ही साथ इसके जो रूल्स है, दोनों इंपॉर्टेंट रूल्स हमने देखे हैं, स्ट्रक्चर को हमने देखा है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इसके एग्जाम्पल भी करके देखे हैं। और इसके साथ ही प्रेजेंट टाइम का जो प्रेजेंट टेंस के जो 4 टाइप्स के जो होते हैं टेंस, वो चारों टाइप के टेंस हमने आज इस वीडियो के अंतर्गत क्लियर कर लिए हैं। तो उम्मीद है अब आपके इन प्रेजेंट टेंस के जो चारों टाइप है इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगले वीडियो में हम पास्ट टेंस के चारों टाइप के टेंस लेकर के हम फिर वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तब आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो तब तक के लिए सभी खुश रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू वेरी मच।